गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने किया था श्वसन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और श्वसन मानव व अन्य जीवों के अंदर क्यों आवश्यक है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा की जाती है। मानव में फेफड़ों की संख्या 2 है और दोनों फेफड़े मानव के वक्षस्थल, जो कि मानव शरीर का ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पर होते हैं। वक्षस्थल हाड़ियों का बना हुआ ढांचा है जो कि चारों ओर से हाड़ियों से घिरा हुआ है। वक्षस्थल यानी कि जो अस्थि पिंजर है, उस अस्थि पिंजर के अंदर हमारे दोनों फेफड़े सुरक्षित हैं और यही अस्थि पिंजर हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं मानव में श्वसन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। मानव श्वसन तंत्र का पहला अंग है नाक, और जो अंतिम भाग है वह है कोपिका। नासाद्वार के द्वारा वायु नाक में प्रवेश करती है। ऑक्सीजन युक्त वायु नासाद्वार से नाक में प्रवेश करती है। नाक में जो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक बाल हैं, वे छन्ने का कार्य करते हैं। वायु के साथ जो धूल कण हमारे नाक में प्रवेश करते हैं, वे छोटे छोटे बाल उनको छानकर, वायु को छानकर यानी कि धूल कणों को अलग करते हैं और स्वच्छ वायु को हमारी श्वास नली तक पहुंचाते हैं। बाल के अलावा हमारे नाक में श्लेष्मा यानी कि जो म्यूकस के नाम से जानी जाती है, यह बिल्कुल चिपचिपा तरल पदार्थ है जो कि वायु में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है और इस प्रकार वायु को कीटाणु रहित करता है। तो छानने के साथ साथ तथा कीटाणु रहित करने के साथ साथ नाक एक कार्य और करता है कि जो वायु का तापमान है, वायु के तापमान को हमारे शरीर के तापमान के बराबर कार्य करता है और ये कार्य नाक में स्थित रुधिर वाहिकाओं द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार जब वायु नाक में प्रवेश करती है तो नाक में जो उपस्थित बाल हैं वे वायु को छानकर उसको धूल कण रहित करते हैं। जो इसमें श्लेष्मा यानी कि म्यूकस होती हैं, वे वायु में उपस्थित कीटाणुओं को मारकर वायु को कीटाणु रहित करती हैं तथा रुधिर वाहिकाएं वायु के तापमान को हमारे शरीर के तापमान के बराबर करती है। नाक के बाद जो वायु है वो ग्रसनी में प्रवेश करती है। ग्रसनी के बाद वायु कंठ तक पहुंचती है। कंठ के ऊपरी सिरे पर एक छोटा सा कट लगा होता है जो कि जिस पॉइंट पर ग्रास नली और श्वास नली दोनों मिलती हैं, तो उस कट पर एक पत्तेनुमा संरचना जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है वह होती है। एपिग्लोटिस एक पत्तेनुमा संरचना होती है जो कि श्वास नली को कवर करने का कार्य करती है। जब मानव खाद्य सामग्री पाचन तंत्र के दौरान, पाचन क्रिया के दौरान खाद्य सामग्री खाता है, तो उस वक्त वह जो एपिग्लोटिस पत्तेनुमा संरचना है वह श्वास नली को कवर करती है, उसे बंद रखती है ताकि खाना था जो वो श्वास नली में ना जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम खाना खा रहे हों उस वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने से क्या होगा कि वो जो एपिग्लोटिस की संरचना थी, पत्तेनुमा संरचना थी, वो खो जाएगी और कुछ खाना श्वास नली में प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण काफी प्रॉब्लम हो सकती है। कंठ में स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र जो कि बोलने का कार्य करता है। स्वर यंत्र में 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसमें कंपन होने के कारण आवाज उत्पन्न होती है। कंठ के बाद वायु श्वास नली में प्रवेश करती है। श्वास नली एक मोटिका नली है जिन पर उपास्थि वलय है। उपास्थि वलय सी आकार के होते हैं और ये श्वास नली को प्रोटेक्ट करती हैं, उसे बचाती हैं, उसे टूटने से बचाती हैं, क्योंकि जब वायु श्वास नली में प्रवेश करती है या श्वास नली से बाहर निकलती है तो श्वास नली में सिकुड़न के कारण या फैलने के कारण श्वास नली टूट सकती है
परंतु उस उपास्थि वाले श्वास नली को खराब होने या टूटने से बचाते हैं। श्वास नली के बाद जो श्वास नली जब हमारे वक्षस्थल तक पहुंचती है तो श्वास नली दो भागों में बंट जाती है, जिन्हें श्वसनी का नाम दिया जाता है। प्रत्येक श्वसनी प्रत्येक लंग्स प्रत्येक फेफड़ों के अंदर एंटर हो जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फेफड़ों की संख्या भी 2 है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। जब श्वसनी इन फेफड़ों के अंदर जाती है तो फेफड़ों के अंदर जाकर श्वसनी बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी शाखाओं के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। उन छोटी और बारीक शाखाओं को श्वसनिका के नाम से जाना जाता है। और श्वसनिका के अंतिम सिरों पर गोल गुब्बारे नुमा पतली झिल्ली की संरचनाएं उत्पन्न होती हैं। उन संरचनाओं को कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं चारों ओर से रुधिर वाहिकाओं द्वारा घिरी होती हैं। तो इस प्रकार हमारी जो ऑक्सीजन युक्त वायु थी वो कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद रक्त वाहिकाओं तक पहुंच जाती है। तो इट मीन्स कि जो वायु नासक द्वार से हमारे शरीर में एंटर करने के बाद ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिका से गुजरती हुई कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। और कोशिकाओं में जो रक्त वाहिकाएं थी वो उस वायु के अंदर से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है और अवशोषित करने के बाद वह सारी ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इस प्रकार वायु नासा द्वार से होती हुई कोशिकाओं तक पहुंचती है। अब हम इसकी क्रिया की वायु नासा द्वार से होते हुए किस प्रकार अपना कार्य करती है। ऑक्सीजन युक्त वायु नासा द्वार से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। नासा द्वार के बाद ग्रसनी में प्रवेश करती है। परंतु जब वायु ग्रसनी में प्रवेश करती है तब तक वायु स्वच्छ हो चुकी होती है, क्योंकि नाक के अंदर जो बाल हैं वे वायु को छानने का कार्य करते हैं ताकि वायु धूल कण रहित हो सके। नाक में जो श्लेष्मा थी वह वायु को कीटाणु रहित करती है और नाक में जो रक्त वाहिकाएं हैं वह वायु के तापमान को हमारे शरीर के तापमान के बराबर करती हैं। तो ये जो स्वच्छ वायु थी नासा द्वार से होती हुई ग्रसनी में पहुंचती है और ग्रसनी के बाद कंठ में पहुंचती है। और ये वायु कौन सी है? जो ऑक्सीजन युक्त वायु है वो कंठ तक पहुंचने के बाद श्वास नली में पहुंचती है और श्वास नली के बाद 2 श्वसनी बनती हैं और श्वसनी के बाद वायु श्वसनिका तक जाती है और श्वसनिका के बाद कोशिकाओं तक और कोशिकाओं के बाद जो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन युक्त वायु पहुंचती थी तो रक्त वाहिकाओं के अंदर जो रक्त है वह सारी ऑक्सीजन को अवशोषित कर देता है और रक्त उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिका में जाकर ऑक्सीजन क्या करती है? कोशिका में जाकर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर ग्लूकोज का उपचयन करती है। क्या करती हैं? उपचयन करती हैं और उपचयन क्रिया के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती हैं और यही ऊर्जा मानव या अन्य जीवों द्वारा प्रयोग कर दी जाती है। जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई थी वह कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई थी वह कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर वाहिकाओं में जो रक्त है उस रक्त के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और वह रक्त वाहिकाओं द्वारा अवशोषित की गई ऑक्सीजन कोशिकाओं तक कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं तक पहुंचती है और इस प्रकार कोशिकाओं से होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु श्वसनिका में पहुंचती है और श्वसनिका के बाद श्वसनी, कंठ और कंठ के बाद ग्रसनी और ग्रसनी के बाद वो नाक में पहुंचती है और नाक से नासा द्वार के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार
मानव के अंदर ऑक्सीजन युक्त वायु प्रवेश करती है और अपना कार्य पूरा करने के बाद कोशिकाओं में पहुंचने के बाद ग्लूकोज का उपचयन करने के बाद वह द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड नासा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। तो इस प्रकार मानव में श्वसन क्रिया पूरी हो जाती है। यदि हम ब्रीफ में बात करें तो मानव श्वसन तंत्र नासा द्वार से आरंभ होकर कोशिकाओं पर खत्म होता है और इस दौरान वायु मानव श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों तक पहुंचकर ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाती है। कोशिकाओं में वह ग्लूकोज का उपचयन करने के बाद ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड की वे द्वारा इसी रास्ते से होती हुई नासा द्वारा बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार मानव में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। धन्यवाद।